जय श्री राम बच्चों। मैं राजेश कुमार साहू आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है ईजीपीजी साइंस। बच्चों, पिछले सेशन में हमने बात किया था रिफ्लेक्शन के बारे में, मिरर के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर देखा था हमने, और उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर की वजह से जो इमेज बनता है, जैसे कि कॉनकेव मिरर की वजह से कैसा इमेज बनता है, कॉन्वेक्स मिरर की वजह से कैसा इमेज बनता है, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला, सब साइन कन्वेंशन वगैरह सब मैंने आपको लिखवाया था और बताया था। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में, स्नेल्स लॉ बताऊंगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, लेंस के बारे में, ठीक है ना, और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन के बारे में, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझो। ये रहा हमारा बाउंड्री, हमने क्या किया, एक बाउंड्री बना लिया, और इसके ऊपर हमारा एक मीडियम है, इसके ऊपर हमारा एक मीडियम है 1, और इसके नीचे एक मीडियम रखा हमने 2। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, लाइट जो होता है सबसे तेजी से चलता है हवा या फिर वैक्यूम में। ठीक है ना, लाइट का स्पीड मैक्सिमम होता है एयर या फिर वैक्यूम। ठीक है ना, और जैसे ही एयर दूसरे मीडियम में जाता है, जैसे कि वाटर में जाएगा, ग्लिसरीन में जाएगा, किसी और दूसरे मीडियम में जाता है, तो उसका स्पीड बदल जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो स्पीड बदलेगा, लाइट का जो स्पीड बदलता है, इसकी वजह से एक नया फिनोमिनन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो एक्चुअली होता क्या है रिफ्रैक्शन में बच्चों, देखो ध्यान दो, ये हमारा दो मीडियम को सेपरेट करने वाला बाउंड्री हो गया, और यहाँ पे हमने इस बाउंड्री पे एक नॉर्मल सरफेस, नॉर्मल लाइन खींच लिया। ठीक है ना, अब मान लेते हैं कि मीडियम 1 से लाइट आया, लाइट आने के बाद कुछ हिस्सा लाइट का ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और कुछ हिस्सा जो है दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होगा, यानी आगे बढ़ेगा। लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट आगे बढ़ता है, और ये जो पार्ट आगे बढ़ेगा वो सीधा ना जाके इसका जो ओरिजिनल पाथ है, इसका ओरिजिनल पाथ, अगर मान लो बच्चों ये मीडियम नहीं होता 1 और 2, ये दो मीडियम नहीं होते, सिंगल मीडियम होता, तो लाइट हमेशा आराम से सीधा जाता। ठीक है ना, तो ये मीडियम के वजह से लाइट जो है अपना ओरिजिनल पार्ट से क्या हो जाता है, हट जाता है, डेविएट कर जाता है। ठीक है, तो ये जो डेविएशन होगा, यानी ये जो बेंडिंग होगा, ये जो लाइट है हमारा, ये दूसरे मीडियम में आते ही बेंड कर गया अपने रास्ते से, जो नॉर्मल रास्ता था उससे कितना बेंड कर गया, इतना बेंड कर गया। ठीक है ना, तो ये जो डेविएशन या फिर बेंडिंग हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होता है, तो लाइट क्या होता है, बेंड होता है। ठीक है, अपने ओरिजिनल पार्ट से हट जाता है, और उसी बेंडिंग फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोग घर पे देख सकते हो। एक ग्लास पानी में आपने कॉइन वगैरह रख दिया, तो जो कॉइन होता है वो नीचे ना दिख के हमें थोड़ा सा ऊपर दिखता है, एलिवेटेड पोजीशन पे दिखता है। ठीक है ना, उसका इमेज जो होता है थोड़ा ऊपर बनता है, एक्चुअली में है वो है बॉटम पे, लेकिन उसका इमेज कहाँ बनेगा, ऊपर। मान लीजिए ये बॉटम है और ये हमारा कॉइन है। ठीक है ना, तो कॉइन का जो इमेज बन रहा होगा कहीं यहाँ पे बन रहा होगा, तो ये क्यों होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। या फिर पेंसिल में आप ऐसे पेंसिल पानी में अगर आप पेंसिल वगैरह या फिर पेन वगैरह डालते हो, तो पेन जो है हमें ऐसे बेंड होते हुए दिखता है। ठीक है ना, तो ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से होता है बच्चों। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्या हो गया बच्चों, द बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes from one medium to another, ये जो लाइट बेंड कर रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय, इस बेंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। और ये बेंडिंग होता क्या है, तो बेसिकली द कोज ऑफ दिस बेंडिंग इज difference in difference in difference in the speed of light। ये जो लाइट का स्पीड है डिफरेंट मीडियम में अलग होता है, इसके वजह से बेंडिंग होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया रिफ्रैक्शन के बारे में बच्चों। तो यहाँ पे दो केस बनता है, एक होता है कि ये जो बेंडिंग है ये क्या नॉर्मल की तरफ होगा या फिर नॉर्मल से दूर होगा। देखो बच्चों, हमने यहाँ पे एक नॉर्मल बना लिया है, तो इस केस में ये जो लाइट रे है ये किधर बेंड हो रहा है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है। ठीक है ना, ये लाइट रे किधर बेंड हो रहा है, नॉर्मल की तरफ। ठीक है, एक केस होगा कि लाइट रे जो है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल से दूर जाए। तो देख, दो केस होता है बेंडिंग का, एक होता है बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल और एक होता है बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है ना, तो बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल कब होगा, when when
light passes when light passes from rarer medium to the denser medium। हमारा जो लाइट है अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तब देन बेंडिंग occurs toward the medium। बेंडिंग जो है किसके तरफ होगा, मीडियम के तरफ होगा। बच्चों इसका ट्रिक है RDT। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, R से डेंसर की तरफ, डेंसर से टूवर्ड्स, ठीक है ना, RDT। इसको ऐसे याद कर लेंगे। रेयर से डेंसर की तरफ जाएंगे तो बेंडिंग किधर होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा, ठीक है। If when light passes from denser medium to the rarer medium then bending occurs away from the normal। अगर लाइट जो है डेंसर से रेयर की तरफ जाता है, अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से होते हुए किसकी तरफ जा रहा है, रेयर की तरफ जा रहा है, तो जो बेंडिंग होगा वो नॉर्मल से दूर होगा, ठीक है। तो इसका डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मैं इसको रफ मिटा रहा हूँ, ठीक है। बच्चों आपसे ना डायग्राम देख के पूछ सकता है कि कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा मीडियम रेयर है, तो आप ना डायरेक्शन देख के पहचान सकते हो। ये नॉर्मल है तो ये देखो बच्चों, बेंडिंग जो हुआ है ये नॉर्मल, इसका रास्ता क्या होता है, ये होता है ओरिजिनल पाथ। इससे ये इस तरफ झुका है, मतलब नॉर्मल की तरफ झुका है। तो अगर नॉर्मल की तरफ झुक रहा है मतलब ये मीडियम क्या रहा होगा, डेंसर, और ये मीडियम क्या रहा होगा, रेयर। क्यों? क्योंकि लाइट जब रेयर से डेंसर में जाता है तभी जाके बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल होता है। तो लाइट कहाँ से, रेयर से डेंसर में जा रहा है, इसका मतलब हमारा मीडियम वन क्या है, मीडियम वन इज रेयर, हल्का, ठीक है। और मीडियम टू क्या है बच्चों, डेंसर है, तभी जाके बेंडिंग किधर हुआ, नॉर्मल की तरफ हुआ। अब इसी चीज को हम लोग ऐसे बना देते हैं उल्टा, ये हमारा नॉर्मल, ठीक है ना बच्चों। ये मीडियम टू है, सेम मीडियम, यानी अभी हमें पता चल गया कि मीडियम टू डेंसर है और मीडियम वन क्या है, मीडियम वन जो है हमारा रेयर है। तो अगर हम लोग डेंसर मीडियम से लाइट को पास करा रहे हैं, डेंसर मीडियम से लाइट को पास करा रहे हैं और पास करके कहाँ जाएगा, मीडियम वन में जाएगा, पास होते हुए किस में जाएगा, मीडियम वन में जाएगा। तो इसका जो ओरिजिनल रास्ता है बच्चों ये है, ठीक है ना। तो अब हमें ये पता चल गया है कि जब भी लाइट डेंसर से मीडियम में रेयर में जाता है तो उसका बेंडिंग नॉर्मल से दूर होगा। तो नॉर्मल से दूर का मतलब इस तरफ बेंड होगा, नॉर्मल से दूर जा रहा है, तो नॉर्मल से दूर जाने का मतलब इस तरह से हमें लाइट का डायरेक्शन बना देना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कुछ टर्म जान लेते हैं। ये टर्म है हमारा इंसिडेंट रे, जो आ रहा है रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर, उसको क्या बोल देंगे, इंसिडेंट रे। बच्चों नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा बच्चों, ये है रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सा रे हो गया, रिफ्रैक्टेड रे। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। जो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लोग क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या बच्चों अलग है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर नहीं होगा, ठीक है। मिटा दो बच्चों, ये समझ में आ गया आप लोग को रिफ्रैक्शन। अब बात करते हैं बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग सिंबलाइज करेंगे थीटा से, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, पुरानी किताबों में इसको ऐसे म्यू करके भी लिखता है, ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान दो, सॉरी,
बच्चों ध्यान दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये मेजर करता है, पहला पॉइंट, मेजर्स द स्पीड ऑफ लाइट इन a given मीडियम। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो हमें ये बता दे कि किसी भी मीडियम में लाइट का स्पीड कितना होगा, ठीक है ना, लाइट का स्पीड कितना होगा। तो उसको लाइट के स्पीड को बताने वाला जो टर्म है या फिर फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। अब ध्यान दो बच्चों, कुछ चीजें आप लोग को याद रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है बच्चों? वो होता है, हम लोग एज्यूम करके रखते हैं 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना मानते हैं हम लोग? 1 मानते हैं। दूसरा चीज, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये दो वैल्यू तो बच्चों आपको याद कर लेना है या फिर याद रखना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप्स के बारे में। तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है मीडियम का जो एग्जैक्ट, या फिर ऐसे बोलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। हवा के रेस्पेक्ट में किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है उसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान दो बच्चों, हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर। हवा के रेस्पेक्ट में किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ये हमें, ये क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दो, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यानी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? कम होगा, ठीक है ना। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। किससे कम होगा? तो एयर में जितना स्पीड ऑफ लाइट था उससे कुछ अमाउंट कम होगा, ठीक है ना बच्चों, समझ में आइए। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा उसमें लाइट का स्पीड कम, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से देखो ध्यान दो, हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लिखते हैं हम लोग, इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसको हमने 1 बोल दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको हमने 2 बोल दिया, ठीक है। अब बच्चों दोनों को हम लोग क्या करते हैं ना, डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइडिंग 1 and 2, 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, क्या आ जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चों? 1/v एयर डिवाइडेड बाय 1/, मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं और दोनों कांस्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों? कट जाने वाला है। ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको किस में बदला हमने? इक्वल टू साइन में बदला। तो इक्वल टू साइन में बदलने के लिए एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चों ये क्या हो गया? ये जो मीडियम का स्पीड है वो ऊपर चला जाएगा और एयर का जो स्पीड है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हमें ये पता चल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम divided by refractive index of air is equal to speed of light in air divided by speed of light in medium, ठीक है ना। अभी हमें पता चल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है? 1 होता है, इसकी जगह पे 1 रख देते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है बच्चों? 3 × 10⁸ और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ से देखो बच्चों, अगर हमें एक चीज़ पता चल जाए, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम पता चल जाए या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाए तो हम लोग लाइट का स्पीड निकाल सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक डेटा देगा हमें और पूछेगा कि ये निकालो या फिर दूसरा वाला टर्म निकालो। जैसे मान लो आपको मीडियम में लाइट का स्पीड दे देगा और बोलेगा कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा ये बताओ, ठीक है ना। या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देके आपको स्पीड ऑफ लाइट पूछ देगा इन दैट मीडियम। तो ये फॉर्मूला आप याद कर ले, ठीक है ना। कभी कभी ये जो 3 × 10⁸ है इसको हम लोग c से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर ये MCQ में डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे भी आ जाता है तो घबराने का नहीं, ये c का मतलब होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। आगे बढ़े बच्चों।
एनसीईआरटी में आपका एक सवाल दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, बोल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of diamond is 2.42. what does it confer? ये हमें क्या बताता है? it confer रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 और रिफ्रैक्टिव डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे दिया 2.42 और बोल रहा है कि इससे हमें क्या पता चलेगा। देखो बच्चों, मीडियम हमारा क्या हो गया? डायमंड। हम लोग क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। मीडियम की जगह पे क्या रख देना है? डायमंड रख देना है। ठीक है, तो बच्चों ये हमें दिया हुआ है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कितना हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2.42। डायमंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों? जो डायमंड में लाइट का स्पीड होगा वो एयर वाले स्पीड से कितना गुना कम हो जाएगा? तो 1/2.42 टाइम्स डिक्रीज कम हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय 1/2.42 या फिर 1/2.42 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है ना? तो इस तरह से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह देके आपसे क्या पूछ सकता है? स्पीड ऑफ लाइट पूछ सकता है उस मीडियम में। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टॉपिक खत्म हो गया। एक चीज आप लोगों को जो याद करना है इसमें, थोड़ा सा मैं रिकीप कर दे रहा हूँ। रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाएगा तो वो क्या होता है? बेंड हो जाता है। ठीक है, अब ये जो बेंडिंग है ये दो तरह से हो सकता है। एक होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होना। एक होता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाना। तो अगर लाइट रेयर मीडियम से दूसरे डेंसर मीडियम में जा रहा है तो बेंडिंग होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है तो बेंडिंग किधर होगा बच्चों? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्शन के बाद जो रे बाहर निकला है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है ना? तो जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बन रहा है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कभी भी बराबर नहीं होता है। ठीक है ना? फिर बच्चों दूसरा चीज देखना है हमें क्या? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता क्या है? तो बच्चों किसी भी मीडियम का एक प्रॉपर्टी है, ये हर एक मीडियम का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है ना? तो ये जो मीडियम का प्रॉपर्टी जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है हमें? उस मीडियम में लाइट का स्पीड कितना होगा। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात करेंगे उस मीडियम में लाइट का स्पीड कितना होगा, ये बताने वाला जो टर्म है वो क्या है? हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बच्चों, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह का होता है, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। बस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग क्या बात करते हैं कि लाइट का स्पीड जो है किसी भी मीडियम में वो मेजर करते हैं हम लोग एयर के रेस्पेक्ट में, हवा के रेस्पेक्ट में हम लोग दूसरे मीडियम का स्पीड निकालते हैं या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, उसको क्या बोला जाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपको हवा की जगह पे या फिर एयर की जगह पे दूसरा कोई चीज दे देता है, दूसरा मीडियम दे देता है, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाएगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना? फिर हमने जाना कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होगा बच्चों? कम होगा। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मीडियम में लाइट का स्पीड कम होगा। ठीक है, तो इतना कुछ हमने जाना और हमने एक सवाल भी देखा कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 2.42 है इसका मतलब क्या है? तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 2.42 है इसका मतलब ये है कि जो लाइट का स्पीड होगा डायमंड में वो एयर के लाइट के स्पीड से 2.42 टाइम्स कम होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चों, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या, दो पॉइंट हमें डिस्कस करना है। पहला पॉइंट है द इंसिडेंट रे द नॉर्मल and the refracted ray all lie in the same plane
सेम प्लेन। ये लॉ जो है बच्चों हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी डिस्कस किया था। जो इंसिडेंट रे होता है, जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या होते हैं, एक ही स्पेस में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है ना। आज हम जो इसमें जो अलग चलेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, जो अलग चीज है वो है स्नेल्स लॉ, जो कि दूसरा पॉइंट होगा हमारा। तो दूसरा पॉइंट जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का वो ये है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant। वो क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। एंगल ऑफ रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो, इस लॉ को मैथमेटिकली अगर लिखना होगा मुझे, तो मैथमेटिकली साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है ना बच्चों, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये देख के घबराना नहीं है, जो आप लोगों ने मैथ्स में साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा है ना, वही चीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही है। यहाँ पे बस थीटा के जगह पे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 30 डिग्री आ जाता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री। और सबको वैल्यू पता होता है बच्चों, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू कितना रख देंगे, 1/2। ठीक है ना। ऐसे ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको पता होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लीजिए 45 डिग्री है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आर के जगह 45 डिग्री सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। यहाँ पे 1/√2 लिख देना है। ठीक है ना बच्चों। अब देखो ध्यान दो, ये जो लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब इसको हम लोग कैसे और अच्छे से लिख पाएंगे, तो इसको लिखने के लिए मैं ना डायग्राम का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने दो मीडियम ले लिया, पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। अब मैं ना ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको ऐसे प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए n यूज करता हूँ। इसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, ठीक है ना, ग्रीक लेटर है, लेकिन उसको ना करके मैं आपको अच्छे से आपको ताकि समझ में आए इसलिए मैं n1 n2 करके लिख रहा हूँ। ठीक है ना। यहाँ पे देखो बच्चों, ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे, ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे, और ये यहाँ से आके बेंड हो गया, इसको बोल देंगे रिफ्रैक्टेड रे। तो बच्चों ध्यान दो, कौन सा मीडियम रेयरर होगा, कौन सा मीडियम डेंसर होगा, ये डायग्राम देख के हम लोग बता सकते हैं। ठीक है ना। अभी अभी हमने पढ़ा है कि रेयरर से डेंसर जाता है रे, तो क्या होता है, बेंडिंग होता है किधर, नॉर्मल की तरफ। तो यहाँ पे ये जो रे है हमारा, ये किसके तरफ झुक गया है, नॉर्मल की तरफ झुक गया है। ठीक है ना, ये जो रे है हमारा किसके तरफ झुक गया बच्चों, नॉर्मल की तरफ। इसका मतलब क्या है कि ये जो मीडियम रहा होगा ये रेयरर होगा, ये मीडियम कौन सा होगा, डेंसर होगा, तभी जाके ये जो बेंडिंग है नॉर्मल की तरफ हो रहा है। ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान दो, इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे ना, स्नेल्स लॉ लिखेंगे विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ स्नेल्स लॉ कैसे लिखा जाता है ये बताने जा रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ स्नेल्स लॉ तो बहुत ही आसान है बच्चों। पहले देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन से मीडियम में है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन से मीडियम में है, n1 में है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, n1 इंटू एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये बराबर होगा किसके बच्चों, देखो कांस्टेंट है ना, तो ये रेशियो हमेशा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब इनका जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, n1 साइन i, और सिमिलरली अगर हम लोग को लिखना होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 साइन r। यहाँ से स्नेल्स लॉ लिखने का कोशिश करते हैं, तो साइन i बाई साइन r का रेशियो लिखना होता है। तो यहाँ से बच्चों साइन r को नीचे लाते हैं, तो ये हो जाएगा साइन i बाई
साइन r इज इक्वल टू n2/n1, n2/n1। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा स्नेल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों ध्यान दो, साइन i/sin r ये तो कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है ना। तो अगर ये दोनों कांस्टेंट है, मतलब ये साइन i/sin r क्या हो गया, ये हो गया स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि साइन i/sin r का रेशियो कांस्टेंट होगा, मतलब ये वाला जो टर्म है ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और ये एकदम कांस्टेंट होगा कैसे, थोड़ा सा सोचते हैं। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स होता है ना, ठीक है। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों, फिक्स होता है। तो जो कांस्टेंट नंबर है उसका डिवीजन से क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। दो कांस्टेंट नंबर के डिवीजन से क्या आता है, कांस्टेंट आता है। जैसे कि 4/2, 4/2 को डिवाइड करोगे तो हमेशा कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। 4/2 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, हमेशा 2 आएगा। 2 एक कांस्टेंट नंबर है, 2 का वैल्यू तो 2 ही रहने वाला है, बदलने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो दो कांस्टेंट नंबर को डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट। यहाँ से हम लोग को ये पता चल गया कि स्नेल्स लॉ जब भी लगाना होगा कैसे लगाएंगे, तो जिस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो मीडियम का एंगल, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिख के n2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को इक्वेट कर लेना है। और यहाँ से साइन i/sin r लिख के हमें क्या होगा, n2/n1 या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा है। बच्चों हायर क्लासेस में स्नेल्स लॉ वगैरह पे बहुत सारा सवाल क्वेश्चन हम लोग को किया करते हैं हम लोग, ठीक है। हायर क्लासेस में हम लोग बहुत सारा सवाल स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन पे करते हैं। इसमें प्रिज्म आ जाता है, थिन ग्लास स्लैब आ जाता है, ठीक है ना। तो इन सब पे बहुत सारे सवाल बन जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो आप लोगों को बस इतना ही जानना था, इससे ज़्यादा नहीं। वो भी जो स्नेल्स लॉ का एप्लीकेशन, जैसे स्नेल्स लॉ को कैसे अप्लाई किया जाए, ये भी मैंने आपको एक्स्ट्रा थोड़ा बता दिया है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं लोग। तो हमारा रिफ्रैक्शन खत्म हो गया, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन खत्म हो गया, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे थिन ग्लास स्लैब का। रिफ्रैक्शन थ्रू थिन ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो बच्चों इसमें ना आपको बस टर्म और ये सब जानना है, ठीक है ना। इसमें आपको और कुछ नहीं जानना है, बस टर्म वगैरह जानना है, उसको जान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक ग्लास स्लैब हो गया। यहाँ पे हमारे पास एक ग्लास स्लैब हो गया। इसके पास दो सरफेस है बच्चों, ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1 और ये है हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होता है कि हम इस सरफेस पे पहले एक नॉर्मल बनाएंगे और ये हमारा हो गया एयर और ये हो गया ग्लास। तो बच्चों एयर और ग्लास में देखा जाए तो ग्लास क्या होता है, डेंसर होता है। ग्लास क्या होगा बच्चों, डेंसर होगा एयर से, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है ना। अब देखो ध्यान दो बच्चों, यहां से इंसिडेंट रे आया और क्योंकि एयर रेयरर है तो रेयरर से डेंसर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसे बेंड हो जाएगा, बेंड टुवर्ड दी नॉर्मल, ठीक है। रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो बेंडिंग टुवर्ड दी नॉर्मल। अब बच्चों ये जो रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, ये इस वाले सरफेस के लिए तो क्या बन गया, इंसिडेंट रे बन गया ना। इस वाले सरफेस पे आके गिर रहा है तो ये क्या बन गया बच्चों, इंसिडेंट रे। अब ये सेकेंड सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, यानी डेंसर से रे जो है रेयरर में आ रहा है, ये भी हवा है, डेंसर से हवा में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, डेंसर से रेयरर में जब भी लाइट रेस पास होगा तो बेंडिंग किधर होता है, नॉर्मल से दूर। तो नॉर्मल से दूर बेंडिंग कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें हमें क्या पूछता है कि ये जो इंसिडेंट रे, ओरिजिनल पार्ट ऑफ द इंसिडेंट रे, ये इस तरह से, और जो हमारा रे बाहर निकला है वो दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। वो दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो बच्चों ये हमारा इंसिडेंट रे, ये हमारा
इंसिडेंट रे, ये होता है रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। और ये हमारा क्या है बच्चों, जो बाहर निकल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे। और नॉर्मल और इमर्जेंट के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये जो एंगल बना है इसको क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है ना। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो इंसिडेंट रे है, द ओरिजिनल पार्ट ऑफ द इंसिडेंट रे, the original path of the incident ray and the emergent ray is parallel to each other, दोनों रे क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस के। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है बच्चों, इतना ही आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे बच्चों इंसिडेंट रे, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो रे बाहर निकल रहा है ग्लास स्लैब के, जो बाहर निकल रहा है ये होता है हमारा इमर्जेंट रे। ठीक है ना। यही चीज आप फिर से पढ़ोगे प्रिज्म में। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी लाइट को हम लोग प्रिज्म से पास कराते हैं तो वो 7 कलर में टूट जाता है। ठीक है, तो जो 7 कलर बाहर निकल रहा है ना, उस केस में वो क्या होगा, इमर्जेंट रे होगा। ठीक है, प्रिज्म भी एक तरह का ग्लास स्लैब है बच्चों। ठीक है ना, प्रिज्म भी एक तरह का क्या है, ग्लास स्लैब ही है। तो यहाँ से ये समझ में आ गया आप लोगों को। आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, ध्यान दो। अब हम लोग बात कर रहे हैं लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फेरिकल मिरर। 2 स्फेरिकल मिरर को आप जोड़ के रख दो तो वो क्या बना देगा, लेंस बना देगा। 2 तरह का लेंस होता है अपने पास, एक होगा कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और ये होता है कॉनकेव लेंस। बच्चों जैसे मिरर का सेंटर को हम लोग पोल बोलते थे, ऐसे ही लेंस के सेंटर को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा O से। ठीक है बच्चों, जब भी हम लोग लेंस के बारे में बात करेंगे तो लेंस जो है 2 स्फीयर से मिलके बना हुआ है। लेंस जो है कितने स्फीयर से मिलके बना हुआ है, 2 स्फीयर से मिलके बना हुआ है। यानी ये स्फीयर का इस तरफ एक सेंटर होगा जिसको हम लोग बोल देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर 1। ये हो गया यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एक सरफेस का यहाँ पे r, इसको 2 बोल देते हैं, और ये सरफेस हमारा क्या हो गया, इसका जो सेंटर होगा, यानी ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर 2। तो बच्चों क्योंकि इसके पास 2 सरफेस है तो इसके फोकस भी कितने होंगे, 2 होंगे। जो इस तरफ वाला फोकस होगा इसको हम लोग बोल देंगे सेकेंड फोकस, और इस तरफ वाले फोकस को बोल देंगे फर्स्ट फोकस। सिमिलरली इसमें भी 2 फोकस होगा, F1 और F2। ठीक है ना बच्चों। अब ध्यान दो, ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है बच्चों, इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और ये जो कॉन्केव लेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। तो ध्यान दो बच्चों, जब भी रे जो है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर को पास करने वाला जो लाइन है उसको बोल दिए प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब भी रे जो है कॉन्वेक्स मिरर पे गिरेगा तो वो क्या होता है, रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे जाके मिलने का कोशिश करता है।
यहाँ से रिफ्रैक्ट होके एक पॉइंट पे जाके मिलने का कोशिश करेगा, मतलब रे जाके ऐसे कन्वर्ज हो गया, ठीक है ना। और जब भी रे कॉनकेव मिरर से रिफ्रैक्ट होगा, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो बच्चों ये क्या होता है, ये दूर भाग जाता है। रिफ्रैक्शन होने के बाद ये दूर भाग जाएगा, और दूर भागने के बाद एक ऐसा पॉइंट मिलता है हमें जहाँ से देखने को मिलता है कि अच्छा इस पॉइंट से ये ऐसे दूर भाग रहा है, फैल रहा है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हो गया इसका फोकस, ये पॉइंट हो गया बच्चों इसका फोकस, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। बच्चों तो दो तरह का लेंस है आपके पास, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, और कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान दो, जैसे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/f यानी फोकल लेंथ, v माइनस u। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, और u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और मिरर फॉर्मूला क्या था बच्चों, यहाँ पे प्लस आ गया था। मिरर फॉर्मूला में क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है, लेंस फॉर्मूला में यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। उसके बाद वहां पे हमने फिर पढ़ा था मैग्निफिकेशन, क्या पढ़ा था, मैग्निफिकेशन। तो बच्चों मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इज इक्वल टू v/u। मैग्निफिकेशन क्या होता है, v/u, या फिर मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो बच्चों यहाँ पे जब हम लोग मिरर के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैग्निफिकेशन में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस आया था, वो माइनस यहाँ से हट जाएगा। तो मिरर का जब भी मैग्निफिकेशन लिखेंगे तो माइनस ऑफ v/u लिखते हैं, ठीक है ना। लेंस में लिखेंगे v/u, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, इस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। एग्जाम में आप लोगों से इस पे न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये जो फोकल लेंथ है, v है, u है, इसका ना हमें प्रॉपर साइन यूज करना पड़ता है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, इसका प्रॉपर साइन यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग जैसे मिरर के लिए लिखे थे वैसे ही लेंस के लिए भी लिख लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो बच्चों ध्यान दो, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ यानी f हमें हमेशा पॉजिटिव लेना है। कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव, और कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होता है बच्चों, ठीक है। और u हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, वहां पे भी बताया था मैंने, u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, u को हमेशा नेगेटिव में लिखना होता है। फिर आता है v बच्चों, तो v अगर v का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है और v का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अगर v का वैल्यू नेगेटिव है अगर v का वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब कैसा इमेज होगा, रियल इमेज होगा। अगर v का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब कैसा इमेज होगा बच्चों, सॉरी बच्चों, लेंस में उल्टा होता है, ठीक है ना। अगर v का वैल्यू नेगेटिव है मतलब वर्चुअल इमेज है, कैसा इमेज है बच्चों, वर्चुअल इमेज है। और अगर v का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है मतलब रियल इमेज है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में बोल दिया है रियल इमेज है, तो बच्चों v का वैल्यू आपको पॉजिटिव रखना है, ठीक है ना। और अगर कॉनकेव का बात करें तो इसके लिए v हमेशा क्या होगा बच्चों, नेगेटिव ही होगा। इसका मतलब ये हमेशा कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही मैग्निफिकेशन का वैल्यू बच्चों इसके लिए नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। तो मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है मतलब हमारा इमेज कैसा है, रियल है, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब बच्चों इमेज कैसा है, वर्चुअल है, इमेज कैसा है, वर्चुअल, ठीक है ना। इस केस में भी बच्चों m का वैल्यू क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, यानी ये हमेशा कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है ना। तो बच्चों कॉनकेव कॉन्वेक्स का ये जो चीज़ें है मैंने लिखा है आपके लिए, ये आपको याद करना है,
न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। चलो अब हम लोग बात करेंगे बच्चों डिफरेंट पोजीशन के लिए इमेज कहाँ कहाँ बनता है। फॉर ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट पोजीशन, और ये किसके लिए पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स के लिए पढ़ेंगे हम लोग। तो बच्चों जो हमने कॉनकेव मिरर में पढ़ा, कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ा था, वो सब चीज किसके लिए पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर लेंस के लिए। जो कॉनकेव मिरर का जो भी हमने ऑब्जेक्ट का पोजीशन देख के इमेज का पोजीशन बताया था वो सब यहाँ पे सेम होगा, ठीक है। तो पहला बच्चों, पहला हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इंफिनिटी। तो इमेज कहाँ बन जाएगा बच्चों, इमेज एट फोकस, इमेज एट फोकस। और कौन से फोकस पे, तो F1 पे, उस साइड। मान लीजिए बच्चों ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये हमारा पहला, ये हो गया हमारा F2 और ये हो गया F1। हमने बताया था अभी आपको कि लेंस अगर है तो उसके पास दो फोकस होता है, ठीक है ना। इस साइड वाले फोकस को F1 बोले, इस साइड वाले फोकस को F2 बोले। तो जो इन्फिनिटी से रे आते हैं वो तो हमें पता है बच्चों कैसा होता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जो भी रे पैरेलल आता है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्लेक्शन वो कैसे पास करता है बताओ, फोकस को पास करते हुए निकलता है। तो यहाँ पे हमारा इमेज बन जाएगा और इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, F1, ठीक है बच्चों। तो जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा इमेज कहाँ बनेगा, F1 पे बनेगा, ठीक है। नेचर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे जो है एक्चुअली में क्या हो रहा है, कट हो रहा है ना। इसका मतलब हमारा जो इमेज है, हमारा जो इमेज है वो क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और एन हाईली डिमिनिश, बहुत ही छोटा होने वाला है बच्चों, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा और हमारा इमेज क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, पॉइंट साइज, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। दूसरा केस देखते हैं। तो दूसरा केस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f, ठीक है बच्चों। ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f, 2f का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। 2f का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो याद है इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते थे तो इमेज कहाँ बनता था, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इमेज बिटवीन, इमेज कहाँ बनता है बच्चों, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इमेज का नेचर क्या होगा बच्चों, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश, ठीक है। तो बच्चों इसका रे डायग्राम बना लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है बच्चों, ये हमारा F2, तो ये हो गया हमारा 2F2, ये F1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2F1। यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा होगा। यहाँ से रे आया, रे आने, पैरेलल रे आने के बाद क्या होगा बच्चों, रिफ्रैक्शन होने के बाद ये फोकस को पास करते हुए निकल जाएगा, ठीक है। और दूसरा रे हमारा कैसा जाएगा, जो ऑप्टिकल सेंटर को पास करते हुए निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चों एक ऐसा रे बनाओ जो कि ऑप्टिकल सेंटर को पास करते हुए जाए। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे कट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा इमेज बन गया। इमेज कहाँ बना, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज और याद रखेंगे, जब भी रे जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास होता था तो वापस आ जाता था, तो इस केस में पास नहीं होगा, एकदम सीधा, मतलब बिना कोई डेविएशन के आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जब भी रे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर को पास करते हुए जाता है तो रे
को बिना डेविएट किए सीधा निकल जाते हैं अपने रास्ते पे, ठीक है। थर्ड में बच्चों ऑब्जेक्ट एट 2f, यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो मिरर में भी अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे थे तो इमेज भी कहाँ बना था, इमेज एट, अब यहाँ पे बच्चों मैं ना 2 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मतलब इस साइड, ठीक है। तो इमेज एट इमेज एट 2 टाइम्स सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, ठीक है ना। ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, पहले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना बच्चों। तो वहां पे इमेज बनता है, इमेज क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड सेम साइज होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज, ठीक है ना बच्चों। यानी सेम साइज इमेज बन रहा है, याद है आपको मिरर में बताया था मैंने, अगर सेम साइज है तो मैग्निफिकेशन कितना होगा, 1 होगा, मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो रे डायग्राम आई होप आप लोग अब बना लोगे, ठीक है ना। फिर ऑब्जेक्ट बिटवीन F2 एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहाँ बनेगा बताओ, इमेज बिटवीन इंफिनिटी एंड फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कैसा होगा बताओ बच्चों, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड मैग्नीफाइड ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दिया गया बच्चों, फोकस पे रख दिया गया, ठीक है। कौन से फोकस पे, F2 पे। इमेज कहाँ बन जाएगा, इमेज एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बनेगा बच्चों, इन्फिनिटी, ठीक है। नेचर क्या होगा बच्चों, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा होगा, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है बच्चों। अब इसमें लास्ट हमें याद करना है, वो है ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर एट बिटवीन F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है बच्चों। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर इमेज ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो इमेज कहाँ बनता है, इमेज बिहाइंड द इमेज एट द सेम साइड पे इमेज बनेगा, सेम साइड, ठीक है ना। और नेचर बच्चों बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली 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 मैग्नीफाइड सेम केस बच्चों कॉनकेव मिरर में हमने पढ़ा था, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दिया जाए तो इमेज कहाँ बनता है, पीछे की तरफ बनता था और वर्चुअल, इरेक्ट, हाईली मैग्नीफाइड था। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, अगर ऑब्जेक्ट को हमने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है तो इमेज सेम साइड पे बनेगा, उसी F2 वाले साइड पे बनेगा, और हमारा जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा, ठीक है। इसका रे डायग्राम बना के देखते हैं हम लोग। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है बच्चों, ये हमारा F2, ये हमारा F1, और ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे कहीं रखा गया है। तो ऑब्जेक्ट देखो बच्चों, यहाँ से पैरेलल लाइन लेकर गए, ये क्या होगा, ऐसे रिफ्रैक्ट करेगा। और बच्चों दूसरा, रे जो है हमारा ऑप्टिकल सेंटर से निकल रहा है, ये ऐसे चला गया बच्चों, ठीक है ना। ये हमारा F1, ये ऐसे चला गया,
और यहाँ से बच्चों ऑप्टिकल सेंटर से जो रे गया है वो इस तरह से निकल गया। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे हमारा ऐसे निकल गया। तो बच्चों ये रे और ये रे आपस में कभी भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो ये रे बच्चों देखो, ये रे और ये हमारा जो रे है ये आपस में कभी नहीं मिलने वाला, लेकिन हाँ ये रे को हम लोग हम पीछे की तरफ खींच देते हैं तो ये यहाँ पे कहीं पे मिल रहा होगा बच्चों। तो यहाँ पे सेम साइड में बन गया, ठीक है ना। और ये इमेज जो हमारा ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा बड़ा बनता है, ठीक है ना। ये सब जो डायग्राम हमने 6 केसेस पढ़ा है, इन सब के रे डायग्राम आपको अच्छे से बनाने आने चाहिए, ठीक है ना। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है एनसीईआरटी बुक को रेफरेंस मान के। एनसीईआरटी में जो भी डायग्राम दिया है उसको आप रेफरेंस मान के उसको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंट पोजीशन के लिए खत्म। अब हम लोग बात करेंगे पावर। बच्चों पावर ऑफ लेंस, ठीक है ना। पावर ऑफ लेंस होता है एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्स द लाइट रे और डाइवर्स द लाइट रे, ठीक है ना। हमारा जो लेंस है वो लाइट रे को कितना कन्वर्स कर पा रहा है, कितना डाइवर्स कर पा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर, ठीक है ना। तो एबिलिटी टू कन्वर्स और डाइवर्स द लाइट रेस, एबिलिटी टू कन्वर्स और डाइवर्स द लाइट रेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। बच्चों लाइट में पावर जो होता है, पावर इज मेजर्ड इन डायोप्टर, यानी पावर का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है बच्चों डायोप्टर, ठीक है ना। पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, एसआई यूनिट इज इक्वल टू डायोप्टर, ठीक है ना बच्चों। अब ध्यान दो, अगर हम लोग मैथमेटिकली बात करें, मतलब इसका अगर हम मुझे फॉर्मूला लिखना होगा, अगर मुझे इसका फॉर्मूला लिखना होगा तो बच्चों पावर होता है 1/4 फोकल लेंथ इनटू इन मिरर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, लेकिन फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में। तो बच्चों क्वेश्चन में तो हमें मीटर नहीं देगा, क्वेश्चन में हमें मीटर नहीं देता है, हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो अगर फोकल लेंथ, इफ फोकल लेंथ गिवन इन सेंटीमीटर, अगर फोकल लेंथ जो है आपको सेंटीमीटर में दे, और वो हमेशा देगा ही, तो पावर होता है 100/, फोकल लेंथ किसमें होगा बताओ बच्चों, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों। तो अब ध्यान दो, अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए आपका फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव है, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पावर भी क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। पावर पॉजिटिव। अब पूछेगा कि किस टाइप का मिरर लेंस है, किसी का पावर +2.5 है तो बोल देगा कि इसका पावर कितना है, 2.5, तो ये कौन सा टाइप का लेंस होगा, या फिर ये बच्चा जो है कौन से टाइप का लेंस यूज कर रहा है। तो बच्चों पॉजिटिव फोकल लेंथ किसका था, अभी हमने देखा कॉन्वेक्स का। फोकल लेंथ किसका पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस का, तो उसका पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बच्चों इससे हम लोग आराम से लेंस को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो इसका पावर भी क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। और फोकल लेंथ बच्चों बताओ किसका नेगेटिव होता है, कॉनकेव लेंस का, तो कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। तो इस तरह से आपसे सवाल पूछता है। अब बच्चों बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, इससे भी सवाल आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है ना। तो देखो बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, तो लेंस का कॉम्बिनेशन बच्चों समझते हैं पहले। मान लो अपने पास ये 2 लेंस है, एक है कॉन्वेक्स और एक है कॉनकेव, इन दोनों को हमने मिला दिया, इन दोनों को हमने जोड़ दिया।
जोड़ने पे हमें कुछ इस तरह का एक नया लेंस मिल गया, ठीक है, इस तरह का हमें एक नया लेंस मिल गया, ठीक है ना। दो लेंस को मिलाए तो हमें एक तीसरा नया लेंस मिला है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमारा इसका फोकल लेंथ हमने बोल दिया f1, इसका फोकल लेंथ f2। तो जो हमारा रिजल्टेंट है, मतलब जोड़ने के बाद जो फोकल लेंथ आएगा उसको हम लोग बोल देते हैं एफ नेट, टोटल फोकल लेंथ, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/f नेट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। जितने भी लेंस होगा उसको हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल लेके जोड़ देना है, ठीक है ना। अगर 3 लेंस होता तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ठीक है ना बच्चों। और हमें यहाँ पे यूज प्रॉपर साइन कन्वेंशन, प्रॉपर साइन कन्वेंशन, हमें प्रॉपर साइन यूज करना है। जैसे मान लो ये कॉन्वेक्स दिया तो यहाँ पे f1 का वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे, और ये कॉन्केव दिया है, इसका मतलब हमें यहाँ पे f2 का वैल्यू माइनस में रखना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद ये सॉल्व करने के बाद एफ नेट का वैल्यू जो है अगर पॉजिटिव आता है, इफ एफ नेट पॉजिटिव, इफ एफ नेट नेगेटिव, इसका मतलब क्या है बच्चों कि इन दोनों को कंबाइन किया तब भी हमारा फोकल लेंथ क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है या फिर लेंस को कंबाइन करने के बाद जो नया लेंस बना है वो किसके तरह बिहेव कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग बोल देते हैं नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो लेंस किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव कर रहा होगा, ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ से आपको पावर भी मिल जाएगा। तो देखो 1/f नेट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो अभी हमने देखा पावर का फॉर्मूला क्या था, पावर इज इक्वल टू 1/f। बच्चों पावर क्या था, 1/f। तो 1/f नेट के जगह पे हम लोग पावर लिख सकते हैं, पावर नेट, और ये कितना हो जाएगा 1/p1 प्लस p2, ठीक है बच्चों। दोनों को जोड़ने के बाद अगर पावर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब हमारा लेंस कैसा बना, कॉन्वेक्स लेंस बना। दोनों को जोड़ने के बाद अगर हमारा पावर नेगेटिव आ रहा है मतलब कैसा लेंस बना, कॉनकेव लेंस बना, ठीक है। अब एक और चीज याद कर लो यहाँ पे, नेट मैग्निफिकेशन, नेट मैग्निफिकेशन वो होता है m1 इंटू m2। मैग्निफिकेशन बच्चों मल्टीप्लाई हो जाता है, मैग्निफिकेशन क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पावर या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है, और इस तरह का न्यूमेरिकल्स पूछा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ आज हम ये लेक्चर को खत्म करते हैं और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। लाइट चैप्टर जो है अच्छे से आपको पढ़ाया गया, यहाँ पे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सबको मैंने अच्छे से कवर किया, आपको बताया सिंपल तरीके से, जितना मुझे पता था आपको अच्छे से उतना देने का कोशिश किया। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो या फिर ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया तो डू सपोर्ट अस और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, जय श्री राम, थैंक यू।